कुछ अच्छी बातें अचानक हो जाती हैं। डॉक्टर इफ़त फरीदी ने एक दिन मुझसे कहा कि मुझे आपकी ज़िंदगी पे किताब लिखनी है। मैंने कहा, भाई मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जिसके बारे में आप कुछ लिखेंगे? कहते नहीं, आपकी ज़िंदगी बड़ी अलग तरह की है। तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी, गाता जाए बंजारा, और आज से लगभग 4 बरस पहले की बात है ये। और ये अमेज़न पे मौजूद है आज भी 4 बरस बाद। ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात ये है कि इससे जितना पैसा आया वो सारे का सारा स्लम ड्वेलर किड्स को, यानी झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को जिन्हें बहुत ज़रूरत थी पैसे की, ये सारा पैसा उन तक पहुंचा दिया गया है। और अभी भी पुस्तक अमेज़न पे मौजूद है। तो गाता जाए बंजारा, मुझे लगता है कि अपने से बाहर निकल करके जब हम थोड़ा ज़िंदगी को जीते हैं तो जीने का मज़ा ज़्यादा आता है। वो बच्चे हमें दुआएं करते हैं, हम उनके लिए दुआएं करते हैं, और गाता जाए बंजारा तो गाता जाए बंजारा। लेकिन शायद जीना इसी का नाम है। शायद क्यों भाई, जीना इसी का नाम है। थोड़ा बाहर निकलो, दुनिया के लिए कुछ करो, आगे बढ़ जाओ, दुआएं लो और दुआएं दो। व्हाट एल्स डज वन नीड? हुआ यूं कि मुझे मुकेश साहब में तब से दिलचस्पी हुई उनकी आवाज में जब ये बनते थे, ये रिकॉर्ड्स बनते थे, और ये मैं बहुत सुनता था। चाबी भरी जाती थी, सुई बदली जाती थी, तो तब से मोहब्बत हो गई उनकी आवाज से। फिर क्या हुआ कि गाने भी गाने शुरू कर दिए। 6-7 साल की उम्र में जूता है जापानी, सब कुछ सीखा हमने। 1973 में शिमला में जब समर फेस्टिवल में आए मुकेश साहब, तो मैं बाकायदा गया वहाँ, उनसे मिला, 2 रातें उन्हें सुना, बातचीत भी हुई, और ऑटोग्राफ नहीं ले पाया था, और लोगों के लिए ले दिए थे। एक खत लिखा मैंने, जो जवाब आया फिर मुझे मुकेश साहब का। ये जवाब दिया मुकेश साहब ने मुझे, ऐसे फराक दिल इंसान थे वो। और ये खत जो है, इसके साथ साथ उन्होंने एक तस्वीर भेजी छोटी सी, जिसको मैंने इतना बड़ा करवा दिया, और अपने इस सिटिंग रूम में पिछले कितने बरस हुए, 73 से ही ये तस्वीर यहाँ मौजूद है। ऑफ कोर्स एक खत मैंने लता जी को भी लिखा था, और लता जी का भी जवाब मुझे आया था। मैं उस वक्त 13-14 बरस का था जब ये खत मैंने लता जी को लिखा था। तो दरअसल संगीत में मेरी दिलचस्पी इतनी ज़्यादा थी, और मुकेश साहब तो मेरी रूम में बसते थे, तो मैंने सोचा कि इन दिनों उत्तरांचल यात्रा पे आ गया हूँ तो कुछ उन्हें याद किया जाए, मुकेश साहब को याद किया जाए, खिराज अकीदत पेश की जाए, भावांजलि दी जाए, और उन संगीतकारों का भी जिक्र किया जाए जो उतने मशहूर नहीं हुए जितने कुछ हुए। तो बस वही वीडियो मैं बना रहा हूँ, और बनते जा रहे हैं। मैंने सोचा 10, 12, 15 मिनट, यहाँ तो देखा 70-80 मिनट तक का वीडियो बन करके तैयार हो गए हैं, और ऑफकोर्स मैं इनको एडिटिंग करके यूट्यूब पे पहुँचा दूंगा। ये मेरी तरफ से उस महान कलाकार को खिराज अकीदत है, मुकेश साहब। एक ऐसा एहसास, जिस एहसास को मैं हर पल महसूस करता हूँ। ये वो सिटिंग रूम है जिसमें मैं अक्सर जब भी अपने शहर में आता हूँ बैठता हूँ, और यहाँ गुलजार साहब भी मौजूद हैं, देवानंद साहब भी मौजूद हैं, और इतने सारी तस्वीरें जो हैं ये उस दौर से जुड़ी हुई हैं जिस दौर में बाकमाल इंसान होते थे। इसमें कोई शक, अब भी होते हैं लेकिन उतने नहीं होते जितने होते थे। तो ये तवा देखकर वाकई एक दौर याद आता है। तो मैं सोचता हूँ कि तैयारी की जाए, जो थोड़ा सा काम रह गया है उसका भी चर्चा किया जाए, और जितना कहा जा सके मुकेश साहब के बारे में कहा जाए। तो ये मेरा आशियाना है, और यहाँ मैं रहता हूँ, और इन तस्वीरों को देखकर एक दौर को याद करता हूँ। बस इसी तरह ज़िंदगी चलती चली जा रही है। एक खिराज अकीदत मेरे दोस्त ने मुझे दी थी, जो दुनिया से रुखसत हो गया, और इतने सारे, और ये मेरे दोस्त जिसने मुझे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों से मिलाया, कमलजीत सिंह, इनकी वजह से ही मेरा बहुत से लोगों से मिलना हुआ, वरना अपनी बम्बई तक कहाँ पहुँचा होनी थी। अच्छा दिन है आज का, अपनी बात कहने का कह रहा हूँ, और उस रूहानी आवाज़ को याद कर रहा हूँ। ला ला रा रा, ला रा रा, ला रा रा, ला रा रा, ला 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 ला, ला रा 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 रा। ये थीम म्यूजिक था राज कपूर की फिल्म्स का, यानी आरके फिल्म्स का। लगभग सभी फिल्म्स में ये संगीत बजता था।
दरअसल ये धुन राज कपूर को इतनी पसंद आई, ये एक वेस्टर्न ट्यून है, वेव्स ऑफ द डैन्यूब, एक वेस्टर्न ट्यून है ये। बस बैठ गई राज कपूर के मन में, और जो बाकी काम था वो शंकर जयकिशन ने कर दिया। इस धुन को सुनते ही जो एकदम ख्याल आता है वो आता है अदाकारा नरगिस और जीनियस राज कपूर का। ये धुन बजती रहती है बैकग्राउंड में, और एकदम से राज कपूर की फिल्म्स के वो हिस्से हमारे जहन में आते रहते हैं। कभी अकॉर्डियन पे, कभी वायलिन पे, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट पे, क्योंकि राज कपूर तो हर इंस्ट्रूमेंट लगभग बजाना जानते थे। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जो बातें मुझे आज राज कपूर के बारे में कहनी है उनकी जन्म शताब्दी बरस में, तो इस धुन के ख्याल करते हुए हम कहें। बड़ा खूबसूरत दौर था वो, और ज़माना ये था वो, हम रिकॉर्ड्स को लेकर आते थे, कभी 78 आरपीएम, कभी 33 का एलपी। याद आता है वो दौर पूरे का पूरा। आइए कुछ बातें किए लेते हैं आज भी इन गीतों को याद करते हुए राज कपूर के बारे में। होली भी छिन गई है, बेंचें भी छिन गई हैं, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा। जेबें हैं अपनी खाली, क्यों देता वरना गाली वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तां हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। पतला है खून अपना लेकिन लहू है गाढ़ा, औलाद से बना है हर नौजवान हमारा। मिलजुल के इस वतन को ऐसा बनाएंगे हम, हैरत से मुंह तकेगा सारा जहां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तां हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। ला रा 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 रा। खूबसूरत गीत है, कहीं भी याद आ जाता है, और ऐसी जगहों पर जाके तो खास तौर से याद आ जाता है। ला 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 ला।
इन दिनों मुकेश साहब के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि इतने कलाकारों के होते हुए भी क्यों मुकेश साहब की आवाज़ मुझे बचपन से ही भाने लगी थी और मैं फिर उन गीतों को गाता रहता था। उम्र का वो पड़ाव है इस वक्त मेरा, जहां अभी तक जो नहीं कहा वो कहा जा सकता है। कहने को तो बहुत कुछ हर युग में इंसान पे रहता है, लेकिन एक वक्त होता है जब आप अपनी बात कहते हैं। जहां मैं पहुंच गया हूं उम्र के उस पड़ाव पे जिसे जीवन संध्या की तरफ जाने की तैयारी भी कहते हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि आजकल जैसे मैं कह रहा हूं कि मुकेश साहब को क्यों मैं इतना पसंद करता हूं। अब सच ये है कि पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही मेरी कोई दिलचस्पी थी नहीं, मुझे सिवाय गाने के कुछ नहीं आता था। लेकिन ये दुनिया वो है जहाँ डिग्री लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी 1966 में हाई स्कूल पास करने के लिए, और मेरे आसपास के लोग तो मान बैठे थे ये तो फेल होगा ही होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो सेकंड क्लास में पास हो गया, उस ज़माने की सेकंड क्लास आज के 75% मार्क्स के बराबर होती थी, तो बड़ी खुशी और घर वाले भी खुश हुए। तो मुझे मुकेश साहब की आवाज़ में और ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी जब मैं जैन कॉलेज में पहुंचा पढ़ने के लिए 1968 के बरस में। दिन था 8 जुलाई। बस धीरे धीरे चारों तरफ चर्चा फैलता गया कि भाई कमाल का सिंगर आ गया, एक मुकेश साहब के गानों को बहुत अच्छी तरह गाता है। तो शहर के एक स्कूल में मेरे परिचित थे, तो उनकी प्रिंसिपल ने कहा कि भाई हमारा स्कूल जा रहा है एक जगह पिकनिक के लिए, तो तुम चलो। मतलब मुझे बाहैसियत एक सिंगर के रूप में उन्होंने ले जाना चाहा। मेरे को क्या इतराज़ हो सकता था, मैंने कहा जी चलो। तो वहाँ पहुँचे, ये 1968 की बात है। तो जब वहाँ पहुँचे, छोटा सा एक जगह थी, उसका नाम था डाक पत्थर। एक डैम बना था उन दिनों वहाँ यमुना के ऊपर। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा कि इतनी सारी लड़कियाँ घूम रही हैं। पता चला कि शहर के एक अन्य स्कूल की बालिकाएं भी वहाँ उस दिन पिकनिक के लिए आई हुई थी। तो दोनों स्कूलों के जो प्रिंसिपल्स थे उन्होंने तय किया, उन्होंने कहा भाई बैठ के चलो एक महफिल जमा लेते हैं। तो महफिल जमाई गई, वहाँ लड़कियों ने भी गाया और वहाँ हमारी तरफ से इधर स्कूल के बच्चों ने भी गाया। मैं तो गेस्ट आर्टिस्ट था ना। फिर उन्होंने कहा भाई अब रमेश दत्त को कहते हैं गाने के लिए, रमेश दत्त गाएंगे कुछ। भाई रमेश दत्त के पास तो बड़ा फेवरेट गाना था, हम भी प्यासे हैं ये साकी को बता भी ना सके, सामने जाम था हम जाम उठा भी न सके, काश हम गैरते महफिल के ना मारे होते, वक्त करता जो वफा। ये गाना मैंने पूरा गा दिया। भाई मैं लड़कियों के चेहरों की तरफ देखा, खामोशी से सबकी सब सुन रही थी। तो बस वहाँ कई सारे लोग मेरे फ़ैन हो गई, उनमें एक लड़की विशेष तौर पे फ़ैन हो गई, और वो काफ़ी अरसे तक इस उम्मीद में रही कि कोई दोस्ती अच्छी खासी हम लोगों की हो सकती है। लेकिन हम तो भाई उस वक्त जवानी की दहलीज पे कदम रखा था और दोस्ती नहीं हो सकती थी। लेकिन जब आपके सृजन को बहुत प्यार से लोग स्वीकार करते हैं, देखो प्रसन्नता तो होती है। तो वो मेरा प्रसन्नता का दौर था कि मुझे अब शहर में लोग पसंद करने लगे थे। तो इसके बाद में फिर समय चलता गया, घरों पे महफ़िलें होती रहती थीं और उन महफ़िलों में हम गाने भी गाते रहते थे। तो इसी तरह से ज़िंदगी चलती चली जा रही है। और ख़ास तौर से मित्र कंवल जी के घर पे तो बहुत अच्छी महफ़िल जमती थी, जबकि वो कतर में 1971 में वो चले गए थे पूना इंस्टीट्यूट। अब 1973 में एक अभिनेत्री, मालूम था कि ये बहुत अच्छी अभिनेत्री बनेंगी, उनसे मुलाकात हुई थी। एक जगह महफ़िल चल रही थी और उस महफ़िल में मैंने गाना गाया, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार ना कर। और इसी में एक जगह अंतरे में कहता हूँ, अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर।
तो उन अभिनेत्री ने कहा भाई ऐसा नहीं है, सच्ची बात तो यह है कि ये अपनी बाहों में होना चाहिए, और है भी। रमेश तुम गलत गा रहे हो। मैंने कहा जी मैं गलत गा रहा हूँ, ऐसे चांसेस कम है। और जब चेक किया गया तो पाया गया कि मैं ही ठीक था। तो शर्त ये लगी थी, 12 जने बैठे हैं कि 12 के 12 लोगों को कैडबरी चॉकलेट खिलाई जाएगी, जो उस ज़माने की बड़ी मशहूर चॉकलेट थी। लेकिन आज तक अभिनेत्री तो कहीं से कहीं ऊंचाइयां हासिल कर गई, लेकिन कैडबरी चॉकलेट नहीं पहुंची। खैर हो जाता है समय के साथ साथ, लेकिन यहाँ फिर मुकेश साहब ने बचाया, यहाँ फिर मुकेश साहब ने संभाला। तो इसी तरह से चलती जा रही थी ज़िंदगी। और फिर 1976 का बरस आया, जब मुझे एक गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिला। तो लड़कियां जानती थी कि सर के बारे में कि ये गाते अच्छा है। तो मैंने कहा भाई देखो, मैं तो यहाँ पे समय बिताना है पढ़ाने के लिए, तो मैं अभी तो नहीं गाऊंगा, लेकिन जिस दिन मैं जाऊंगा यहाँ से तो तब अगर कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ तो ज़रूर। तो लड़कियों ने, जब मैं रुखसत हो रहा था 13 महीने के बाद, तो उन्होंने मेरे लिए एक प्रोग्राम किया। ये 1976 के बरस की बात है। तो उसी बरस में दरअसल मुकेश साहब का इंतकाल हुआ था 27 अगस्त को। तो मुझे जब उन्होंने गाने के लिए कहा तो मैंने वहाँ उनकी एक गज़ल गाई, मुकेश साहब की। अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए है, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए है। और जब मैं इस पंक्ति को कह रहा था तो मैंने जितनी लड़कियां, वो सारी लड़कियां नीचे बैठी थी, मतलब वो एक चौपाल टाइप प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें सैकड़ों लड़कियां थी और वो सब नीचे बैठी हुई थी। तो मैं उनकी तरफ नज़र घुमा के देख रहा था कि अब आप गेस कीजिए कि ये पंक्ति किसके लिए है, कि कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए है। तो बड़ा मुकेश साहब ने यहाँ भी हमारा टॉर बनवा दी भाई। जब वहाँ से निकल गया, बहुत लड़कियाँ बड़ी मासूम थी उस ज़माने की। कॉलेज में मैं अकेला मेल लेक्चरर था, और जब मैं आ रहा था तो बड़ी उदास भी हुई वो। लेकिन समय सभी ज़ख्मों को भर देता है, यादें भी ख़त्म हो जाती हैं। और इसी तरह 1971 के वॉर में भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था स्टेज पे, और उसमें काफ़ी सारे लोकल कलाकार थे हमारे। और वहाँ जब मुझे गाने के लिए कहा गया तो देशभक्ति से ओत प्रोत पूरी ऑडियंस, लगभग सैकड़ों की तादाद में एक हॉल में बैठी हुई थी। तो मैंने गाया, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। भाई मैं तो कहना चाहूँगा कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में मुकेश साहब रहते हैं से मतलब रुखसत हो गया उनका शरीर, लेकिन आज भी उनकी आवाज़ हमारे मन में बसी रहती है और हम कभी भूलते नहीं। तो ये बातें जो मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ, ये बातें उस ज़माने की हैं जो ज़माना बहुत पीछे रह गया। और अचानक मन किया भाई आफ्टर ऑल क्यों ऐसा कि मुझे मुकेश साहब की आवाज़ इतनी भाती है। मैं आज भी गाता गुनगुनाता हूँ और ज़्यादातर गीत मैं मुकेश साहब के ही गाता हूँ। उस आवाज़ का दर्द कुछ और ही है, उस आवाज़ की खलिश कुछ और ही है। और एक और बात भी हुई थी भाई, बताता चलूँ लगे आता हूँ। अब तो सब जब पत्ते सारे ही खोल दिए हैं तो एक और खोल देता हूँ। एक बड़ा खूबसूरत सा चेहरा दिखाई दिया था कॉलेज में 1970 के करीब, और वो बड़ी एक्सक्लूसिव सी हसीना थी, ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी किसी, लेकिन अच्छा लगता था उसको देखना। तो जब प्रोग्राम होते थे तो मैं वहाँ गाते हुए ख़ास ख्याल रखता था कि उसकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। और फिर कुछ ही दिन के बाद में मालूम हुआ कि वो जल्दी ही छोड़ गई अपने कॉलेज को, और उन्हें शायद ब्याह के लिए जल्दी ही एक निमंत्रण मिल गया अपने परिवार की तरफ से। वो गई, और फिर मैंने एक प्रोग्राम जब हो रहा था बेस्ट सिंगर का उस साल का, तो उस साल मैंने गाया था, टीस बन बन के ताती है तेरी याद मुझे, एक मोहब्बत के सिवा
मेरी खता कोई नहीं, मैं किसे अपना कहूँ, आज मेरा कोई नहीं, मेरा हमदर्द मेरे दिल के सिवा को। ये आंखों में देखिए मुकेश साहब की, कितना दर्द सा छलकता है, खुशी भी छलकती है। लेकिन मैं उनके गीतों को गाता रहता था, तो ये गीत भी मैंने गा दिया। और ख़ास तौर से 1971 का जो बेस्ट कंपटीशन था, उससे पहले एक और घटना हुई। ये अब वहाँ क्या होता था कि अलग अलग एसोसिएशंस भी कर लेती थी ये बेस्ट सिंगर प्रोग्राम। तो एक जगह बेस्ट सिंगर प्रोग्राम तो नहीं था वो, एक्चुअली वो क्या करते थे, म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और शहर में एक ऑडिटोरियम लेकर ऑल इंडिया रेडियो से कलाकारों को बुलाया। वो जो उस ज़माने की बड़ी मकबूल कलाकार थीं, रजनी, रेनू, और यहाँ तक कि आशा सिंह मस्ताना और कुलदीप शर्मा वगैरह, इतने जो रेडियो के कलाकार थे वो लोग हमारे वहाँ प्रोग्राम में आए। तो जो उसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे वो हमारे प्रोफेसर साहब थे, पी चंद्रा साहब। भाई बहुत ही कमाल के इंसान थे और मैं उन्हें हमेशा याद करता हूँ। तो लोगों ने कहा जी ये रमेश तो गाने को तैयार है नहीं वहाँ पे। अरे वो मेरे पास घर पे आए, कहने लगे तुम हमारी बेइज्जती कराओगे? अगर ठीक है वो ऑल इंडिया रेडियो कलाकार हैं, तुम भी कम थोड़ी हो भाई, तुमने हमारे लिए वहाँ पर गाना ज़रूर है। तो किसी वजह से मतलब उस ज़माने में ना जब कुछ हो जाता था तो दाढ़ी बड़ी होती थी और फिर काली चाय पी जाती थी और ज़्यादा बातचीत नहीं की जाती थी। मैं बड़ा तैयार थी और हुआ, फिर पहुंचा जब वहाँ पर, और फिर जब उन्होंने कहा कि अब रमेश दत्त गाएंगे, तो रमेश दत्त ने, उस ज़माने में बड़ा ही अच्छा गाना चल रहा था एक, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नज़रों को हम, भाई छा गया मैं, सच्ची बात है। पूरा ऑडिटोरियम तालियां, इतनी तालियां कि प्रोग्राम से पहले ही जब मैं गा कर के निकला तो स्टेज के पीछे ये ऑल इंडिया रेडियो के कलाकार आए और उन्होंने विशेष तौर पे मुझे मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा भाई आपका भविष्य तो सचमुच इस शहर से बाहर है, इतनी अच्छी आवाज़ आपकी है और मुकेश साहब को इतने मन से आप गाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप हो सके तो हमारे साथ भी चल सकते हैं और आप चाहें तो अपना भविष्य। मैंने कहा जी देखो मैं तो जाने वाला नहीं इस शहर से और मैं तो यहीं रहूँगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इतनी हिम्मत अफजाई की कि मैं सचमुच और ज़्यादा, देखिए कोई भी कला जो है वो पजीराई की मोहताज होती है। चलिए एक्नॉलेज तो कीजिए, अप्रिशिएट मत कीजिए, लेकिन दौर कुछ ऐसा आ गया है कि यहाँ अब लोगों को अपनी अपनी पड़ी रहती है, अपनी अपनी सुध रहती है और किसी को किसी से कोई ख़ास वास्ता रहता नहीं। तो इसीलिए वो ज़माना अलग था जब लोग सुनते थे। तो बाद में जब कॉलेज में मैं प्रोग्राम दे के हटता था, लड़कियों का झुंड आता था और यहाँ तक भी हुआ कि जब मैं बीए में पहुँचा ही था, गा के बेस्ट सिंगर बना, तो एक बार एक कमरे में क्लास होनी थी हमारी, नहीं हुई, तो 2-4 लड़कियाँ आई मेरे पास, कहने लगी अरे भाई ज़रा देखना, ज़रा वहाँ कमरे में वहाँ कुछ लोग तुम्हें बुला रहे हैं। तो जब मैं कमरे में पहुँचा तो कम से कम 30-40 लड़कियाँ बैठी हुई थी, उन्होंने एकदम दरवाज़ा बंद कर दिया और उनका बेस्ट सिंगर साहब अब गाना सुनाओ। तो मैं अपने दोस्तों का हाथ छोड़ के और वहाँ पहुँचा, मुझे तो बड़ी खुशी हुई मैं वहाँ जाकर एक के बाद एक कई गाने गा दिए और जब मैं बाहर आया तो मेरे दोस्त नाराज़, कहने लगे तूने हमें नहीं साथ लेके जा सकता था। मैंने कहा भाई ये एक्सक्लूसिव निमंत्रण था और मैंने बड़े मज़े से इतने सारे गाने गाए। भाई वो दिन आजकल मुझे बहुत याद आ रहे हैं और मेरे सुरीले दिन, ख़ास तौर से वो सुरीले दिन जब पढ़ाई लिखाई से वास्ता नहीं था और गाने गाता था मुकेश साहब को याद कर रहा हूँ लगातार। तो बात को ख़त्म करते हुए खूब कंचे खेले, खूब गिल्ली डंडा खेला, खूब क्रिकेट और हॉकी भी खेली, नहीं की तो उस ज़माने में पढ़ाई नहीं की। लेकिन ताजुब है ज़िंदगी का, ज़िंदगी कोलंबस है। 1 अगस्त 1973 को ज्ञान चक्षु खुले और मैं कॉलेज में एक इंस्टीट्यूट में जो कि अब IIT के अंडर है वहाँ पर पढ़ाने लग गया इंग्लिश। और फिर पढ़ाते पढ़ाते एक लंबा सफ़र मैंने तय किया, क्योंकि 1977 में मैं पूरी तरह से कन्फर्म्ड हो गया था अपने ही कॉलेज में जहाँ मैं कभी बेस्ट सिंगर होता था, अब वहाँ एक लेक्चरर के रूप में मौजूद हुआ। वहाँ से सिलसिला आगे बढ़ता गया। 1994 में मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हो गया था अपने कॉलेज में ही, और फिर मैंने एक नयापन अपने डिपार्टमेंट में ऐड किया, वो बड़ा मकबूल हुआ और 4 बार हमें बेस्ट डिपार्टमेंट का अवार्ड भी
कॉलेज की तरफ से दिया गया। इसी बीच में जब पहली स्टूडेंट ने कहा, स्टूडेंट्स ने तो बाद में कहा, जब पहली स्टूडेंट ने कहा कि सर मुझे पीएचडी करा दीजिए, मैं कहा भाई मेरे बस कोई काम नहीं है। कह लेकिन नहीं सर आपको कराना। उसने कहीं से बड़ी तगड़ी सिफारिश लगा दी, मैं मना नहीं कर सकता था। पर वहाँ से सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि 9 स्टूडेंट्स को मैंने सुपरवाइज़ किया। मतलब नाम होता है सुपरवाइज़र का, काम तो स्टूडेंट्स खुद ही करते हैं। कम से कम मैं अपने केस में तो यही कह सकता हूँ। तो 9 पीएचडी जो हैं वो मेरे सुपरविजन में हुई। लेकिन अभी भी मैं ज़रूर कहूँगा कि मेहनत उन स्टूडेंट्स की थी, नाम मेरा ज़रूर था। क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको पीएचडी करनी है तो गाइड तो आपका कोई होगा ना। तो मैं गाइड के रूप में मौजूद, लेकिन काम स्टूडेंट्स का अपना। और बड़ी ईमानदारी से मैंने और बड़ी ईमानदारी से स्टूडेंट्स ने अपने काम को किया और उन 9 के 9 स्टूडेंट्स को पीएचडी अवार्ड हुई। तो अब देखिए ना, सोचिए, गाने गाते थे जब गाते थे और खूब खेलते थे तब खेलते थे, लेकिन जब बागडोर संभाली ज़िंदगी की तो फिर पूरी तरह संभाली। ज़िंदगी में जो भी आपने करना है वो ईमानदारी से करिए, नेक नीति से करिए। आपके जज्बों में सदाकत है, कुदरत आपकी मदद करती है। हमारे साथ तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। पैसे वैसे के चक्कर में कभी पड़े नहीं, पैसा मेरे पास रुका नहीं। लक्ष्मी को न जाने क्या मेरे से ऐसी नफरत सी रही। हाँ, सरस्वती मेरे सर पे अपना हाथ हमेशा रखती है, लेकिन लक्ष्मी का इतना ज़रूर है कि रोटी चलती रहती है, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाता है, और धोई पोंछी पेंशन, नो टेंशन। देखो भाई, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ हम बचाते नहीं हैं। घूमना फिरना, चलते रहना, इधर जाना उधर जाना, थोड़ा थोड़ा सा सल्पा अगर किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकें तो वो भी कर दें। क्या ख्याल है ना जीने का एक खूबसूरत अंदाज़। फिर मुकेश साहब की बात, जीना इसी का नाम है। आपका क्या हाल है? मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। चला गर सफर को यूं ही बेसहारा, तो मैं हो लिया संग लिए एक तारा, गाता हुआ गुनगुनाता हुआ, मैं आशिक हूँ बहारों का। मेरे लिए मतलब बहारों का कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जहाँ भी बहते हुए आबशार दिखते हैं, नदियाँ दिखती हैं, जल दिखता है, मैं वहाँ रुक जाता हूँ और वहाँ मैं याद करने लगता हूँ उस दौर के कलाकारों को। अब ये गीत पिक्चराइज्ड है राज कपूर पे और मुकेश साहब ने गाया है। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये गीत जताता है कि प्रकृति की गोद में अगर आप चले जाते हो तो कितना सुख, चैन, इत्मीनान आपको मिलता है। ये एक अजब सी दुनिया है और मुझे इस दुनिया से बहुत ज़बरदस्त वाबस्तगी है। टेक्नोलॉजी के दौर में मैं इन मनाजिर को खोजता फिरता हूँ और जब कि बारिशें ख़त्म हो चुकी हैं फिर भी ये आबशार मुझे दिखाई दिए, मैंने इनको खोज लिया। अरे चलते रहो, कुछ ना कुछ हासिल होता ही है। और राज कपूर का जिक्र करें, इस गाने का जिक्र ना करें, इस फिल्म का जिक्र ना करें, बात बनती नहीं। आशिक फिल्म के सभी गीत कमाल थे, बेमिसाल।